नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। केंद्र सरकार सोमवार को एक बैठक करेगी जिसमें अन्य राज्यों के लिए दिल्ली का कोविड-19 प्रबंधन मॉडल अपनाने को लेकर के एक योजना तैयार की जाएगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है उन्हें दिल्ली के सफल मॉडल को अपनाने के लिए और लागू करने के कदमों को तय करने के लिए उच्च स्तरीय यह बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा दिल्ली में आने वाले दिनों में कोविड-19 की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और बता दें कि दिल्ली में तेजी से कोरोना के मरीज अब ठीक हो रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली मॉडल को अब पूरे देश में लागू करने की योजना चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 2 अगस्त को मिठाई की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। जाहिर है कि प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के कारण दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन सरकार को रक्षाबंधन के मद्देनजर इस रविवार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दुकान खोले जाने को लेकर के कई अनुरोध मिले थे। इन्हीं अनुरोधों को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है और कहा है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर 2 अगस्त को पंजाब में मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। बता दें कि 3 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना है, जिसे देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये अहम फैसला लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बलिया, मऊ के डीएम, सीएमओ, कमिश्नर और डीआईजी आजमगढ़ के साथ बैठक की है। उन्होंने बलिया में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं और बैठक के बाद सीएम ने जिला अस्पताल गुरुग्राम सेंटर में बने L2 लेवल अस्पताल का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रविवार को तय समय से लगभग 1 घंटे की देरी से कैस्टर ब्रिज स्कूल में उतरा और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने आजमगढ़ मंडल में तीनों जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और मुख्यमंत्री ने घर घर सर्वे कर अधिक से अधिक टेस्ट करने पर जोर दिया। राजस्थान में शुरू हुआ सियासी घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस हो चाहे पायलट खेमा हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या इस देश में वोट का शासन रहेगा? क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या इस देश में जनमत दिल्ली के अहंकारी सत्ताधारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा? क्या इस देश में विधायकों को खरीद फरोख्त से निष्ठा बदलवाकर सरकारों को गिरा दिया जाएगा? क्या इस देश में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाए नतमस्तक होते रहेंगे? अगर आपको यह विश्वास है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, किसी भी दल का शासन हो, तो आइए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, हाथ में हाथ मिलाइए, आवाज में आवाज मिलाइए और उठकर कहिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा, वोट का शासन जिंदा रहेगा, बहुमत और जनमत जिंदा रहेगा और भाजपा के षड्यंत्र को मिलकर देशवासी विफल कर दे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने देश में चल रहे सियासी उठापटक पर प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुग ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक बोला है और साथ ही पंजाब की सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, प्रियंका गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी तरुण चुग ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि उनको आईना देखना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को बहुमत मिला,
सरकार किसने बनाई? कर्नाटका में हमें बहुमत मिला, सबसे ज़्यादा सीटें हमारी थी, सरकार किसने बनाई? जनता के जनादेश का अपमान किसने किया? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हमारी थी, सरकार किसने बनाई? ऐसा है कि राहुल गांधी जी मंदबुद्धि बालक हैं। किसी का लिखा पढ़ा वो बोलते हैं। कभी दिग्विजय सिंह से ट्यूशन लेते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर जी से ट्यूशन लेते हैं, कभी ये ट्यूशन से नेता नहीं चलते। ऐसा है कि टेस्टिंग की जो अभी देखिए 8वें नंबर पर आना, ये दिन प्रतिदिन रैंकिंग गिरती जा रही है। मुख्यमंत्री साहब के पास समय नहीं है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री जी पिछले 4 महीने से 7 स्टार फार्म हाउस में बैठे हैं। जनता के लिए तो छोड़िए, अपने मंत्री विधायकों के लिए उपलब्ध नहीं। एक भी प्रशासनिक बैठक उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए नहीं ली। और पंजाब एक ऐसा प्रांत है जिसने कोरोना की महामारी में एक भी राहत पैकेज किसी एक भी समाज के लिए नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी पत्र तो लिखती हैं यूपी की सरकार को कि वहाँ दुकानें बंद थी, शॉप्स बंद थी, शोरूम बंद थे, फैक्ट्रियाँ बंद थी, उनसे बिजली का बिल ना लिया जाए। तो वो पत्र प्रियंका गांधी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी उसकी एक कॉपी भेज दें, ताकि जो आप डिमांड कर रहे हैं अपनी स्टेट में तो उसको पूरा करिए। हमने कर्नाटका में पैकेज दिया, यूपी में पैकेज दिया, आप बताइए हलवाई है, 3 व्हीलर वाला है, धोबी है, नाई है, अरे विधवा पेंशन को नहीं पेंशन दी आपने। तो सरकार टोटल कंफ्यूज्ड है। और ये जो सीएम रिलीफ फंड में लगभग 70 करोड़ रुपए आया है, अभी तक 2 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया। किस लिए लिया है? वो महामारी जाने के बाद उससे क्या बनने वाला है? प्रदेश में संविधान का मुखिया है, पालक है। गवर्नर और राजभवन के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग ही बता रहा है कि कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में सीएम साहब हैं। गहलोत जी से अपना घर सिमट नहीं रहा, रेत की तरह सरकार उनके हाथ से निकल रही है। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना से विधायक जगबीर मलिक के आवास पर कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कोरोना को लेकर के निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। हुड्डा जी का और आज उपचुनाव हमारे सामने। सबसे पहले उस उपचुनाव से भी पहले मैं आप सबसे और सबसे कहना चाहता हूं कि भाई कोरोना की एक महामारी से हमारा प्रदेश, देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें पूरी सावधानी सारे बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। सभी मैं अपने जितना भी जो साथी हैं यहाँ पे उनसे भी, जो सारा परिवार है ये तो बड़ौदा हल्के का हमारा, और सारे जिसमें आप भी शामिल हो, सारे पत्रकार, क्योंकि जो है बचपन से लेके मैं आप लोगों को सबको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो इसमें आप सब सावधानी बरत के चलें। और प्रदेश सरकार से हम बारी बारी कहना चाहते हैं कि कोरोना को लाइटली ना लें। ऐसा दिखाई देता है कि इन्हें हाथ खड़े कर दिए। जब हरियाणा के अंदर मात्र 12 केस थे तो हरियाणा में लॉकडाउन था। आज हरियाणा में देश में सबसे तेजी से केस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केस पहुंच चुके हैं और हर रोज हरियाणा के अंदर कई लोगों की मौत भी हो रही है कोरोना से। ऐसे में सारे बॉर्डर खुल के सरकार का कोई इस पे तो ध्यान नहीं दे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। उनकी इस अपील पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ही लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की थी इमरजेंसी के दौरान। और जिस तरह कांग्रेस के राज में चुनी हुई सरकारों को बहुमत के बावजूद बर्खास्त किया जाता था, लेकिन
नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में संविधान से और लोकतंत्र से ही देश चल रहा है। कांग्रेस पहले एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां उसकी तरफ आती है, उसे देखे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करती रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र के बचाव के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी गई थी और इसकी रक्षा भी हमने किया है। कांग्रेस ने इसकी हत्या जेडीयू नेता केसी त्यागी ने देश के कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। जाकिर नाइक पर हमला करते हुए जेडीयू नेता ने कहा है कि जाकिर नाइक का भारत विरोधी, धर्म विरोधी आचरण के लिए कुख्यात है और उनके ट्रस्ट से किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजस्थान की राजनीति पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जाकिर नाइक भारत विरोधी, धर्म विरोधी आचरण के लिए कुख्यात हैं, बदनाम हैं। उनके ट्रस्ट से किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं लेनी चाहिए। राज्यपाल के सामने अपनी बात और परेड करने का अधिकार लोकतंत्र में विधायकों को है, लेकिन घेराव करके तारीख तय कराने का अधिकार गवर्नर के पास सुरक्षित है, न कि मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में गवर्नर गैर कांग्रेसी सरकारों को चुटकी में बर्खास्त करते थे, जिसका उदाहरण एसआर बुमई, एनटी रामाराव, कल्याण सिंह, नीतीश कुमार आदि आदि। जब राजस्थान की पुलिस गवर्नर की सुरक्षा करने में नाकामयाब हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस सुझाव गैर वाजिब नहीं है कि सीआरपीएफ ही केंद्र के प्रतिनिधि गवर्नर की सुरक्षा कर सकते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर के चिंतित हैं और इसीलिए लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। रांची शहर के 2 जगहों पर कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जिनका निरीक्षण सीएम ने किया है और साथ ही निरीक्षण में मिली कमियों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। करीब 3 से 4 हजार मरीजों को रखने के लिए और उनके इलाज की व्यवस्था वहां पर की गई है। बता दें कि राज्य में कोरोना के इलाज में कमी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं के लिए प्रदेशवासियों सहित सभी का आभार जताया है और डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में आमजन से मिले सहयोग और आशीर्वाद के लिए वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि कोरोना से आमजन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ाई जारी रहेगी और ये शुभकामनाएं मददगार साबित होंगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिल्ली से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के द्वारा, हमारे माननीय विधायकगण, हमारी बहनें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता, चिकित्सा विभाग के हमारे परिवार के सदस्य, हमारे सूचना और जनसंपर्क विभाग के सदस्य, आयुर्वेद विभाग के सदस्य, तमाम लोगों ने आज जो शुभकामनाएं मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे दी है आशीर्वाद के रूप में, मैं उन सब लोगों का कृतज्ञ हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो लड़ाई कोरोना की इस महामारी के खिलाफ हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश में लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता को बचाने के इस काम में जुटे हुए हैं, हमारा संकल्प आप सब लोगों के आशीर्वाद के द्वारा और मजबूत बनेगा और मजबूती के साथ हम प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाने के काम में लगेंगे। मीडिया के बंधुओं ने जिस रूप में मुझे शुभकामनाएं दिए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आइए हम सब लोग मिलके एक नए राजस्थान के निर्माण का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इस बार आज़ादी का जश्न हर बार की तरह नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से भीड़ नहीं जुटाई जा सकती और ना ही इस बार बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा
दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे महानगर में गहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जिला उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों में गश्त तेज करने और घर घर जाकर सत्यापन करने के लिए कहा गया है। कोरोना का कहर पूरे देश में अभी भी जारी है और कोरोना का असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते बहनों का रुझान अब राखी पोस्ट करने में लगा हुआ है। ज़्यादातर बहनें अपने भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं। वहीं गुरदासपुर पोस्ट ऑफिस में राखी पोस्ट करने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। राखी के लिए पोस्ट ऑफिस गुरदासपुर में 2 अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं और राखी के पैकेट को पहल के आधार पर आगे भेजा जा रहा है। इसके लिए 2 अलग से गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है ताकि किसी बहन की राखी ना छूट जाए। सर इस बार यही था कि उनको खुद बांधेंगे राखी, पर कोरोना की वजह से कोई छुट्टी नहीं मिल रही है और हम लोग दूसरी जगह से पोस्टेड हैं यहाँ पे, तो जा नहीं पा रहे हैं घर। तो अब यही है कि यहाँ की सर्विसेज अवेल करके हम लोग उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही अपनी राखी भेज सकते हैं और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास फ़िलहाल। पर यही है कि अगर ये ना होता तो हम उनको अपने हाथ से बांधते तो वो थोड़ी। कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर लोगों ने खूब इस दिन को मनाया है और 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी और रक्षा मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और आज का यह दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। और ऐसे में अमेठी संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने कारगिल का एक युद्ध लड़े एक सैनिक से खास बातचीत की है। तो जिस तरीके से जो कारगिल का युद्ध हुआ था और उसकी जीत की खुशी में जो वीर जवान शहीद हुए थे, उन्हीं के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। हरियाणा के अंबाला में पूर्व सैनिकों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शौर्य चौक पर एकत्रित होकर कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर पूर्व सैनिक अपने मेडल लगा करके पहुंचे और पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमारी सेना चीन को भी नाको चने चबवा सकती है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो पूर्व सैनिक आज भी तैयार हैं। और साथ ही पूर्व सैनिकों ने शहीद सैनिकों को याद करते हुए कहा है कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कारगिल दिवस पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला के सभी सदस्यों ने शौर्य चौक पुलिस लाइन अंबाला शहर में उन शहीदों को याद किया है जिन शहीदों ने आज से 21 साल पहले जो 8 मई को शुरू हुई थी जंग, जिसे हम कारगिल युद्ध कहते हैं और आज उसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। उस कारगिल विजय दिवस में हमारे देश के 527 जवानों ने शहीदी प्राप्त की है। आज उन जवानों को नमन करने के लिए, उन जवानों को सल्यूट करने के लिए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला के सभी सदस्य शौर्य चौक पुलिस लाइन अंबाला शहर में एकत्र हुए हैं और आज हमने उनको सल्यूट किया है, नमन किया है। उसके बाद राष्ट्रीय गान गाकर और भगवान से 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की है कि हमारे शहीद जहां भी रहें देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर रहें। हालांकि शहीद किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती, ये देश की धरोहर है, ये देश की अमूल्य अनमोल संपत्ति है। इसीलिए हम उन शहीदों को याद करते हैं। आए साल आज फिर हमने 26 जनवरी के टाइम पर उनको याद किया है। और सेना के साथ हमारा जो तनाव चल रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर चाइना हमारे साथ पंगा लेता है, उसको दांतों चने चबाने में हमारे सैनिक कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूं और प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी किस्म की डील ना दी जाए। अगर इन पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, हम भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं।
मगर चाइना को ऐसा सबक सिखाया जाए दोबारा वो हमारे देश की तरफ, हमारे सैनिकों की तरफ दोबारा वो हिम्मत ना करे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय डाक सेवा विभाग ने पहल की है और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पार्सल हब शुरू किया गया है, जिससे लोगों को पार्सल लेने में परेशानी नहीं होगी। अब सबको पार्सल उनके घर पर ही मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। अच्छी चीज़ है, इजी सहूलियत हो जाती है कस्टमर्स के लिए अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन के लिए अच्छी कन्वीनियंस हो जाती है इन चीज़ों में, तो इट्स अ गुड थिंग। बाकी इश्यूज़ भी हैं, बाकी ग्रीवियंसेस भी हैं जो कि आई होप एड्रेस की जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो पार्सल हब में कितना एक सर्विस मिलती है जो यहाँ से पार्सल भेजना या वहाँ से बाहर से लोगों के आते हैं, पार्सल हब की इंपॉर्टेंस कितनी है जो एक नई तरीके से इसको बनाया गया, सेपरेट सर्विस रखी गई है? इट्स अ गुड थिंग क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ईजी हो जाता है, तो ईजिली हम कन्वे कर सकते हैं, हम तो पार्सल्स भेज सकते हैं यहाँ से कलेक्ट। बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित पूर्वी चंपारण जिले में रविवार को एक महिला ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट पर एक बच्ची को जन्म दिया है। मां और बच्ची दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने महिला और उसकी बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है, जहां पर मां बच्ची दोनों डॉक्टरों की देखरेख में हैं। और बताया जा रहा है कि बाढ़ से घिरी हुई एक 25 साल की गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और अपनी बोट पर बिठा लिया। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट पर बिठाकर के गर्भवती महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान महिला की प्रसव पीड़ा तेज हुई और बोट पर सवार महिला के परिवार की अन्य महिलाओं की मदद से प्रसूता की बोट पर ही सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। कारगिल विजय दिवस पर जहां देश और प्रदेश में भारत के लिए मर मिटने वाले शहीदों को याद किया गया, तो वहीं कोरोना महामारी के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कारगिल विजय दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित युद्ध स्मारक पर पहुंचे और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए पुष्पांजलि भेंट की गई। और इस मौके पर उनके साथ रिटायर्ड मेजर आर.के. शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने खासकर कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देने वाले फरीदाबाद के गांव मोहना निवासी शहीद वीरेंद्र सिंह और पलवल जिले के गांव सोफ्ता निवासी शहीद जाकिर हुसैन को भी याद किया। आज कारगिल विजय दिवस है, जिसपे भारत के सपूतों ने विजय प्राप्त करी और हमारे फरीदाबाद से वीरेंद्र और सोफ्ता से जाकिर दोनों ने शहादत दी थी। उस संदर्भ में सारे हरियाणा के लोगों ने अपनी शहादत कारगिल युद्ध में दी और आज कारगिल दिवस है और हर देश के सैनिकों पर हम सबको नाज है कि वो सब अपनी परवाह ना कर देश की परवाह विजय हासिल की थी देश की। तो हरियाणा का कहीं ना कहीं भारतीय फौज में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है ऐसा? हरियाणा का तो कहते हैं कि हरियाणा तो सैनिक पैदा होता है, हर 10वां आदमी हरियाणा का है युद्ध में, हर सेना में। तो सब हरियाणा के तो वैसे ही लोग लड़ाका हैं और हरियाणा की भूमि भगवान राम और कृष्ण की भूमि, कृष्ण भगवान की भूमि है। तो यहाँ सब योद्धा माताओं ने योद्धा पैदा करे हैं, मैं उनको नमन का एक प्रोग्राम रहा। हाँ, सादगी का मोस्टली हमने जो किया है इस पर ऑफिसर्स और जवानों का जो था वो आपस का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के इसके ऊपर दिया है, क्योंकि मोस्टली जो फरीदाबाद के जो जवान हैं हमारे वो लगभग 60 साल से ऊपर हैं जिन्होंने लड़ाइयों के अंदर हिस्सा लिया है विभिन्न लड़ाइयों में। तो हम किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे ड्यू टू दी कोरोना, और सबका एक हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा। कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल के नाहन में जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिरकत की और उन्होंने कारगिल में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी शपथ दिलाई गई। आज कारगिल विजय दिवस है। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वही किया। कारगिल की चोटियों के ऊपर
26 जुलाई को तिरंगा फहरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो हमारे 2 कारगिल शहीद के परिवार हैं उनको हमने किट बना के दी है, जिसमें च्यवनप्राश है, आयुष किट है और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है, सैनिटाइजर और बाकी अन्य वस्तुएं दी हैं, ताकि वो लोग भी कोरोना से सुरक्षित रहें और अपने आप को महसूस करें कि हम भी एक समाज। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा के सिरसा में भी आज पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरसा की पुलिस लाइन में सिरसा डीएसपी संजय कुमार सहित सभी पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिरसा डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि हिंदुस्तानी वीरों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और पूरे देश को कारगिल युद्ध से परिचित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और 21 वर्ष इसको हो चुके हैं कारगिल को हुए। ये 1999 में हमारा पाकिस्तान और भारत की कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध हुआ था। उसमें हमारे मई से लेकर जुलाई तक ये युद्ध चला था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश के जवानों को थपथपी लगाई थी और भारत इस युद्ध को जीत चुका था और इसी दिन जीता। इस वजह से हम इसको विजय दिवस मनाते हैं। उन माता को, उन जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर की थी। हाँ, हम इस गांव में जगह जगह दौरा कर रहे हैं और सभी गांव में ये कह रहे हैं भी जैसे हमारे जवान हैं वो इसके अपना शिकार ना हो नशा के। अगर वो नशा के शिकार होंगे तो इसे हमारे जवानों की बॉडी और फिटनेस ठीक नहीं होगी और वो वीक हो जाएंगे, वैसे कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारी उनको सलाह है और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं उनके परिवार से भी अपने बच्चों को नशा छुड़ाएं अगर कोई नशा करता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की विख्यात समाज सेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में कारगिल शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर संस्कृत अकादमी हरियाणा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरणा संस्थापक जय भगवान सिंगला ने की और कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने शहीद स्मारक पर पौधारोपण भी किया। आज आप सभी जानते हैं कारगिल विजय दिवस है। उसकी खुशी में जिस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को पटकी मारी थी, हालांकि वो ऊंचाई पर बैठे थे, हमारे जवान नीचे थे, फिर भी जिस बहादुरी से उन्होंने अपना जौहर दिखाया, एक नई शौर्य गाथा लिखी और वो इतिहास में अमर हो गई। आज पाकिस्तानियों का दम निकलता है जब हिंदुस्तानी फौज की बात होती है। ये हमारे फौजियों के उसका कमाल है बहादुरी का। आज हम उनकी याद में यहाँ पे जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसको यहाँ मना रहे हैं। और आप देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये भारत का एकमात्र इंडोर म्यूजियम है, शहीद स्मारक है, जो आर्मी के अलावा किसी ने बनाया। ये बात आर्मी के जब जनरल वीपी मलिक यहाँ पे आए थे, आर्मी के चीफ, उन्होंने अपने भाषण में कही थी कि मैंने अपने जीवन में ये पहला इंडोर म्यूजियम देखा है जो किसी दूसरी संस्था ने बनाया, वरना आर्मी के ही है अब तक। तो यहाँ पे हम प्रतिदिन वैसे भी जब आते हैं सबसे पहले यहाँ नमन करते हैं शहीदों को, फिर हम आगे जाते हैं। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज हर एक आदमी का दिल झूम रहा है। वो दिन याद है जो हमारे वीर सैनिक कैसे उनसे लोहा ले रहे थे। और अब देखिए अब जो चाइना के साथ हुआ है, अरे हमारे 20 सैनिक तो मार दिए, वो सरकार कोमा में चलेगी, वो यही नहीं बता पा रही कि उनके कितने मरे। 143 की लिस्ट लोग बताते हैं कि मरे। तो भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया, अपना जो कमाल दिखाया है, वैसे तो बहादुरी में पहले से ही भारतीय सदा से रहे हैं, लेकिन अब नवे जमाने में जो कहते थे भी इंडियन फौज क्या करेगी, उन्होंने वो तमाचा मारा है चाइना और पाकिस्तान के मुंह पे कि फौज खड़ी है चाइना के बॉर्डर पे और थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। हम ऐसी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में जो लोग जिले के मोदीनगर, पुनासा, जावर में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मोदीनगर थाना प्रभारी अंतिम पवार ने नगर के मुख्य रास्तों पर अपनी टीम को तैनात किया और साथ ही खुद भी नगर में गश्त लगा करके व्यवस्था को परखा और बिना मास्क के बेवजह घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। बार बार सूचना दिए जाने पर भी कोई मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा, और वहीं जब मरीज की मौत हो गई तो कोरोना मरीज हिंदू था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए था। लेकिन किसी अधिकारी का आना तो दूर, कोई आस पड़ोस का भी लोग उसके घर पर नहीं पहुंचा, इसलिए मजबूरी में पीपीई किट पहनकर मृतक के 2 बेटों ने अपने पिता को उनको दफनाना ही पड़ा। पंचायत से लेकर बीडीओ ऑफिस या स्वास्थ्य दफ्तर का ऐसी कोई नहीं आया एक कोरोना मरीज को घर से उठाकर अस्पताल में ले जाने के लिए। लेकिन कई घंटे के बाद, मौत होने के बाद भी इसका भी कोई नहीं आया इस सांप को उठाने के लिए और अंत्येष्टि करने के लिए। लेकिन बाद में इस मरीज का 2 बेटे ने पीपी पहनकर खुद घर का सामने उसका दफन कर दी। यही तस्वीरें देखने के बाद आपको सोचने में मजबूर करेगा ही करेगा। पश्चिम बंगाल से संजय के साथ संतनु बनर्जी, ANB। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर के बहस चल रही है, जिसके बाद से कई सितारे अपने अपने अनुभवों को शेयर कर चुके हैं, और म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के बॉलीवुड गैंग वाले बयान के बाद इस बहस को और हवा मिली। रहमान ने ये कहा था कि बॉलीवुड में एक गैंग है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख अब रहमान ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है और लिखा कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, शोहरत वापस आ सकती है, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता। शांति, चलिए ये आगे बढ़ने का समय है, हमारे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा के हिसार में पड़ने वाले उकलाना से 12 किलोमीटर दूर खैरी गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से गांव में कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। वहीं कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के हिसार में उकलाना से 12 किलोमीटर दूर खैरी गांव है, जहां लोगों को इन दिनों पीने के पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल खैरी गांव के जलघर की दीवार टूट गई है, जिससे जलघर और तालाब एक समान हो गए हैं। इससे ग्रामीणों को न तो पीने का पानी मिल रहा है और न ही घर के अन्य जरूरी काम हो पा रहे हैं। मंजर ये हो चला है कि लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इस कड़ी में जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पीने के पानी की ये तालाब है, वो टैंक बना हुआ है, 2 करोड़ रुपये लगाए गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हर बारिश के अंदर 5-5 फुट पानी गली में, गली का पानी यहाँ का पानी घरों में पीने के लिए जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की, हमारा जो पीने का पानी है वो तालाब का पानी मिक्स होकर जाता है, जिससे घर में बीमारियाँ पैदा हो गई, कैंसर, हार्ट अटैक। सबसे ज़्यादा अब भी हमारे 2 महीने के अंदर अंदर 30-30 मौतें हो चुकी है जी। शासन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरपंच को बार बार बोल चुके हैं, लेकिन इसकी ओर कोई समाधान नहीं है। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे पीने के पानी का समाधान जल्दी से जल्द किया जाए जी। तो समस्या काफ़ी कितने दिनों से पहले कितने? ये समस्या जी 30 साल का तो मैं कहूँ जब से एज इट इज़ है। पहले छोटी थी, बड़ी होगी, अब आगे और बड़ी होती जा रही है। तो पीने के पानी का प्रबंध कहाँ से किया जाता है? प्रबंध कुछ नहीं जी, चाहे तो लुगाई छोरी हमारी काकी ताई है, ये बोर है उसमें से पीऊँ है, नहीं फिर को खेता मत ला को नहर मत लेके आओ है,
और समस्या तो है जी, पानी तो पीना पड़ेगा और क्या करा, एक महीने में नहाना पड़ा है। नहीं जोड़ में नहा, हमारे तो बालक जोड़ में नहाने लग गई, बोले पीने का पानी तो फिर नहा और ले, इसमें क्या दिक्कत है। एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल तक आते आते ये दावे फेल हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस मामले में ग्रामीणों की कोई सुध लेते हैं या फिर एक बार फिर से ये मामला भी सरकार के ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हिसार से ANB न्यूज के लिए विनोद सैनी की रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी निघासन तहसील के ग्राम पंचायत भैरमपुर, मांझा, इच्छानगर और तारण कोठी की सड़कों पर विकास की उल्टी गंगा बह रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और आवागमन में भी काफ़ी समस्या उनको वहां पर हो रही है। आए दिन कोई ना कोई गंदे पानी के कीचड़ में गाड़ी लेकर के गिर जाता है और पैदल चलने वालों के लिए भी वहाँ पर बहुत मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिहार के दरभंगा में लहेरिया सराय और समस्तीपुर हाईवे के पास बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बीते कल से वहां पर बारिश का पानी इतना नहीं था, लेकिन अब बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि घर के अंदर तक चला गया है और इसलिए सड़क पर आना पड़ा और सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। अगर पानी की रफ्तार और बढ़ गई तो जल्द ही यहाँ पर सड़क बंद हो जाएगी और लोगों की जान पर बन सकती है। घर के अंदर पानी आ गया, हम लोग रोड पर डेरा बना कर रहे हुए हैं और हम लोग को बहुत समस्या है। तो आप देखिए रहे हैं, वो समस्या है कि रोड पर हम लोग बवा रहे हैं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो देखिए रोड पर सर घर है, पानी पे बांस रहा है, उसमें भीज कर रखते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है। कल आए थे हम लोग, थोड़ा बहुत था यहाँ पे पानी, आज बहुत ज्यादा पानी हो गया है। यहाँ पे पूरा घर द्वार लेके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे आदमी रोड पे हैं, क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड के धारचूला विधानसभा के बंगापानी तहसील में टांगा नामक गांव में आज के 4 दिन पहले भयंकर आपदा आई, जिसमें 11 लोग गांव वालों के अनुसार जिंदा दफन हो गए और गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, न लाइट है न नेटवर्क है और ये स्थिति तहसील के लगभग हर गांव की है। और आज प्रशासन ने टांगा गांव के निवासियों में आपदा राहत में मुलाकात की है और उनकी स्थिति को देखा है और साथ ही लोगों को राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। टांगा में 19 की रात में जो आपदा आई थी, उसके पश्चात से जो है 11 लोग लापता हो गए थे। उसमें जो है अभी तक रेस्क्यू हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है 9 बॉडी मिल चुकी है, 2 बॉडी अभी मिसिंग है और हमारी NDRF, SDRF और दोनों के डॉग स्क्वाड लगे हुए हैं खोजबीन करने में। अभी तक जो है मिल नहीं पाई, रिकवरी नहीं हो पाई है। हमारा अभी रेस्क्यू भी चल रहा है। इसी दौरान जो है खतरे की आशंका को देखते हुए टांगा तोक में दोनों तरफ से स्लाइड हुई है। इस कारण वहाँ पर जितने भी परिवार हैं, लगभग जो है 20-22 परिवार हैं और करीब 66-67 लोग हैं, उन सभी को जो है हम नीचे लाए हैं और यहाँ अभी हमने उनकी जो है उनकी व्यवस्था राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेरा में कर रखी। और सिंह कन्याल सब इंस्पेक्टर SDRF, हम लोगों की टीम 20 तारीख को टांगा गांव पहुंच गई थी। तब से रेस्क्यू कार्य जारी है और SDRF और NDRF द्वारा 9 डेड बॉडीज रिकवर की गई और 2 मिसिंग अभी सर्च किया जा रहा है, जिसमें SDRF के डॉग स्क्वाड भी आ रखा है और डॉग स्क्वाड द्वारा रोज़ सर्चिंग की जा रही है और सर्चिंग कार्य जारी है। धान से एक वो मंत्री तक हमारे गांव में पहुंच गए हैं देखने के लिए। वो लोग ऐसे सो रहे कि बाप रे, ऐसे घटना हमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं और आप लोग कैसे बच गए हो। वो इतने ताजुब रह गए हैं
अब जो भी विभाग आ रहे हैं देख रहे हैं टाका की स्थिति की हालत कैसे, ये लोग जो तो मर गए हैं, जो जिंदा है हम भी मर गए वैसे। अब हम यही चाह रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह हमको पहुंचा दो और हमारे लिए मकान बना दो। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो भी बेरोजगारी रह गए हैं। कोई गाय के ऊपर निर्भर थे, गाय पालकर दूध बेचकर घी बेचकर अपने बच्चों को पालते थे। कोई पत्थर ढोर कर लकड़ी काट कर, अब न जंगल रहा, न जमीन रहा, न मकान रहा। अब हम जाए तो कहाँ जाए, हम कहे तो किसको कहें। अब कहीं ऐसे जगह हमारे लिए सुरक्षा होना चाहिए, मकान भी बना दो, बच्चों को रोजगार भी मिले। अब क्या करें फिर, सब जितने भी विभाग है सरकार तो देख रहे, सभी देख रहे हैं हमारे हालात। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला और दिल्ली गाजियाबाद समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और वहीं नोएडा और गुरुग्राम में बादल छाए रहे और यहां भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई थी और जानकारी के मुताबिक सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद 28 जुलाई को तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी वहां पर चल सकती है। पंजाब के अमृतसर में भी कई हिस्सों में बारिश हुई और वहीं पंजाब में बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना रहा और लोगों का कहना है कि कई दिनों से गर्मी के कारण वहां पर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अब मौसम बदलते ही गर्मी से राहत मिली और ठंडक हो गई। बता दें कि पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में बारिश हो रही है और वहीं बिहार में भारी बारिश के कारण बाढ़ तक आई हुई है, जिसके चलते लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और हिमाचल के नाहन से अगली खबर सामने आ रही है और शनिवार शाम आईजीएमसी में दम तोड़ने वाली 55 वर्षीय महिला का अंतिम संस्कार नाहन में कर दिया गया और परिवार ने नाहन में ही अंतिम संस्कार की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी उचित व्यवस्था की और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस के जरिए शव को नाहन लाया गया। और डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि मोहल्ला गोविंदगढ़ की रहने वाली महिला पहले ही किडनी और मधुमेह के रोग से पीड़ित थी और महिला की मौत के बाद कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा हिमाचल में 12 तक पहुंच गया है और कोरोना संक्रमित महिला को 22 जुलाई को नाहन से शिमला रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। जो कोरोना पॉजिटिव थी, जिसको 22 तारीख को यहाँ से आईजीएमसी रेफ़र किया गया था, उसको किडनी की भी प्रॉब्लम थी, डायबिटिक भी थी। वो पिछली रात को उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को हल्के में ना लें। जो भी प्रशासन बार बार दिशा निर्देश देता है कि जब भी आप आवश्यक रूप से बाहर निकलें तो मास्क पहना हो, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, जब आप मार्केट से घर जाते हैं साबुन से हाथ धोएं और कोरोना से ना केवल अपना बचाव करें, अपने पड़ोसियों का बचाव करें और अपने समाज का बचाव करें। एक बात और ध्यान में आ रही है कि जहाँ भी प्रशासन कोविड केयर सेंटर बनाता है, लोग वहाँ पे विरोध करना शुरू कर देते हैं, वो बिना जाने कि रोग फैलता कैसे है। गुजरात के वडोदरा में रविवार यानी कि 26 जुलाई को 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोप है कि इन्होंने एक हार्ट के मरीज की एम्बुलेंस का रास्ता रोका था और ये लोग अलकापुरी इलाके की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के रहने वाले हैं और इन्होंने कथित तौर पर रास्ता इसलिए रोका क्योंकि इन्हें डर था कि मरीज कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो। कॉलोनी के अंदर ही इमेजिंग सेंटर है जहां पर मरीज को लाया गया है और खबर के मुताबिक ये घटना 25 जुलाई की रात को हुई है और जब मरीज को इस कॉलोनी में चेकअप के लिए लाया गया तो कॉलोनी के गेट बंद कर दिए गए और पुलिस ने जोर दिया कि वो गेट खोल दें, लेकिन उन्होंने विरोध किया और इस पर बहस हो गई और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अफसरों पर हमला भी कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने कॉलोनी के 13 निवासियों को गिरफ्तार किया है। 25/7/2020 की रात्रि को सयाजीगंज पीसीआर वार्ड के इंचार्ज को वर्दी में दी अलकापुरी रोड पे आए बरोड़ा इमेजिनेशन सेंटर के डॉक्टर ने ऐसा बताया कि यहाँ के रईसों ने जो यहाँ परीक्षण के लिए जो पेशेंट आते हैं उसकी एम्बुलेंस आने नहीं देते और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। इस बीच मुझे ये हकीकत मिली और मैं भी वहाँ गया। वहाँ जाके हमने सबको समझाया, वहाँ के रईसों को, कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे कोविड के पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है तो हमको भी कोविड होने का डर है।
उस दौरान एक एम्बुलेंस आई जिसमें पेशेंट था। उस रहीशों ने उस एम्बुलेंस को अंदर जाने नहीं दिया। फिर पुलिस ने उसमें दरमियानगिरी करके एम्बुलेंस को अंदर जाने दिया और पेशेंट का परीक्षण करवाया। इस बारे में बड़ौदा इमरजेंसी सेंटर के डॉक्टर वीरेंद्र शाह ने सयाजीगंज पुलिस थाने में फरियाद दर्ज करवाई और उस फरियाद के तहत सयाजीगंज पुलिस ने 13 आदमियों को अरेस्ट किया। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लगाया था। 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। पिछले 2 महीने के दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में भारी छूट दी। वहीं 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अनलॉक 3 में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आखिरी समय में अपना इरादा बदल लिया है और स्कूलों के अलावा मेट्रो रेल सेवाओं के भी जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। वहीं व्यायामशाला और स्विमिंग पूल के भी फिलहाल बंद ही रहने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद से हर कोई चिंता में है और ऐसे में मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी ने यह कहा है कि हर कोई सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन सभी से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है और साथ ही घर पर ही क्वारंटीन रहने को भी कहा जा रहा है। जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था, उसमें वो पॉजिटिव आए हैं और मैं कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो। उनके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं वो क्वारंटाइन भी रहें और टेस्ट भी करा लें। रही जहाँ तक बात है मेरे स्वयं की, तो मैं उनके क्लोज कांटेक्ट में नहीं था। मैंने 4 दिन पहले ही मैंने अपना टेस्ट भी कराया था, वो भी नेगेटिव था और अब भी मैं सावधानीपूर्वक 5वें दिन फिर अपना टेस्ट कराया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम शिवराज को लेकर के कहा है कि कोरोना रिपोर्ट आई है लेकिन सीएम की तबीयत ठीक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की लगातार सलाह मशवरे पर दवाई भी ले रहे हैं। और उन्होंने जैसा ट्वीट करके बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पर उनकी तबीयत एकदम ठीक है, वो एकदम स्वस्थ हैं। पर उनका मानना है कि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर आम जन के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका निर्वहन वो भी करेंगे और इसीलिए वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। पर वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने इस बात की मैं उनकी तारीफ करूंगा और उन्हें बहुत साधुवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वो सीधे वल्लभन जाकर कोरोना युद्ध से लड़ने के लिए उन्होंने कमर कस ली और उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए खुद आगे आकर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की हैं। अभी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पर वो बहुत स्वस्थ हैं। उनकी तबीयत हरियाणा के सिरसा में आज एक साथ 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई और ये जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने दी है। डॉक्टर नैन ने बताया कि सिरसा में अब तक कुल 322 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 204 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। सिरसा में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है और 69 मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि 47 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। टोटल केस अगर हम अभी देखें, हमारे अभी जो आज की केस मिला करके देखें तो 322 केस अब तक सिरसा जिला में पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 204 लोग ठीक होकर के जा चुके हैं। कुल जो डेथ का आंकड़ा है वो 2 हैं, जिनमें वो दोनों महिलाएं थी, बुजुर्ग थी और उनको एडिशनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी ख़राब थी, उनको डायलिसिस चल रहा था।
इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, एक की हिसार में और एक की चंडीगढ़ में। और बाकी जहाँ तक टोटल सैंपलिंग की बात करें तो हम 16,861 सैंपल आज तक ले चुके हैं। आज भी तकरीबन 500 सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपलिंग का हमने वास्ट एरिया बढ़ा दिया कि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में हमें नाम मिल रहे हैं उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहां लोग सहयोग नहीं कर रहे हम पुलिस का। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु में लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अगर बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो तमिलनाडु में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,988 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। कोरोना वायरस की वजह से 3,320 लोगों की मौत तमिलनाडु में हो चुकी है। के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है और अलग अलग राज्यों की सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं ताकि कोरोना का प्रसार रोका जा सके और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाई जा सके। पंजाब के लुधियाना में बूढ़ा नाला लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है, लेकिन अब नाले में इंडस्ट्रियल और सीवरेज जैसे कचरे से दूषित हो चुके बूढ़ा नाला को साफ करने का काम भी जल्द शुरू होगा। वहीं लुधियाना के मेयर बलकार सिंह सिद्धू का कहना है कि 650 करोड़ रुपए सरकार नदियों को सुंदर और साफ बनाने के लिए दे रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हमें 40 साल पुराने साफ बूढ़ा नाला मिलेगा। और खुशी की बात है, इसके लिए पैसा जो आगे लुधियाना कॉरपोरेशन को शेयरिंग देनी थी वो भी नहीं देनी। उसमें कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है 650 करोड़ का जो पैसा कहाँ से आना है। वहाँ हमारे शहर के लोकल मंत्री भारत भूषण आशु जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट का जो सारे पंजाब में स्टैंप ड्यूटी 1% इन नदियों के लिए, सारे पंजाब की जो गंदी नदियाँ जो सफाई के लिए 1% स्टैंप ड्यूटी, सबसे पहले लुधियाना, उसके बाद अमृतसर की नदी साफ होगी, बूढ़ा नाला साफ होगा। और बता रहे हैं जो प्रोजेक्ट 3 तारीख को उसके टेंडर लग रहे हैं, कौन कंपनी टेंडर डालेगी पता लग जाएगा। इसमें सारी ब्यूटिफिकेशन होनी है, जितने STP हैं अपग्रेडेशन होनी है। हैबॉल डेयरी का ETB 38 करोड़ का लग रहा है, सभी पैसे उसके साथ साथ रोड बननी है। और उम्मीद है जो पुराना आज से 40 साल पहले बूढ़ा नाला था वो ही नाला जल्दी दिखने वाला लुधियाना शहर। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के धामली में अंडरब्रिज के नीचे सवारियों से भरी इको गाड़ी अचानक से रुक गई, जिससे डरकर यात्री चिल्लाने लगे क्योंकि अंडरब्रिज के नीचे काफ़ी पानी भरा हुआ था और जिसके कारण हादसा हो सकता था। पानी की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें गाड़ी आधी डूब गई थी और पास के एक कृषि फार्म हाउस से कुछ लोग दौड़ करके अंडरब्रिज के पास पहुँचे और फार्म हाउस से ट्रैक्टर लेकर के वो पहुंचे और जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पानी में जाकर के इको गाड़ी को ट्रैक्टर से बांध करके बाहर निकाला गया। और जगहपुरी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक सैंड आर्टिस्ट ने अनोखे तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आर्टिस्ट ने अपनी कला से बहुत ही खूबसूरती से भारतीय सेना की विजय की तस्वीर बनाई। तो कारगिल विजय दिवस को लोगों ने अलग अलग तरीकों से मनाया है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए लोग भारी संख्या में एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने अलग अलग तरीके से कारगिल विजय दिवस को मनाया है। एक भारत के लिए स्वर्णिम दिन इतिहास में ये दर्ज है और इस दिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भारत के जो वीर हैं, जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं, उनको नमन इस दिन किया जाता है। केसरिया डेरा गांव की बेतवा नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और शव नजर आने पर मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और आधार कार्ड से युवक की पहचान की गई। युवक की पहचान बांदा निवासी के रूप में हुई और मृतक अपने फूफा के यहाँ गया हुआ था और युवक की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राठ कोतवाली इलाके में स्कूल में बाबू का काम करने वाले व्यक्ति का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में बाबू के पद पर तैनात व्यक्ति का पड़ोस में झगड़ा हुआ तो उसने तमंचा निकाला और पड़ोसी को धमकी देनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी हरकत मोबाइल में कैद हो गई, जिसके बाद किसी ने इसे सोशल साइट पर डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आदमी बिना पुलिस के और बिना कानून के डर से तमंचा हवा में लहराकर पड़ोसी को धमकी दे रहा है। हरियाणा के सिरसा के पटवार भवन में आज सर्व कर्मचारी संघ ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी सरकारी विभागों से जुड़े हुए कर्मचारियों ने भाग लिया और सभी कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर उनकी मांगें नहीं मानने का आरोप भी लगाया। कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना की आड़ में सरकार कर्मचारियों को निकाल रही और किसानों के लिए बिल पास कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के CI2 26 तारीख से लेकर के 27 तारीख से लेकर के और 1 तारीख तक सभी ब्लॉकों में मीटिंगें करेगा और उसके बाद 7, 8 2 दिन हम हड़ताल करेंगे और 9 तारीख को हम सरसा के अंदर पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे और हरियाणा रोडवेज के आगे हम जा करके वहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे। आज की जो हमारी मीटिंग है, जो SKS स्टेट बॉडी रोहतक में मीटिंग थी, उसको लेके तमाम ब्लॉकों के प्रधानों को, तमाम विभागीय प्रधानों को लेके है। इसमें हमारा मेन मकसद जो 78वां भारत छोड़ो आंदोलन का था, वर्षगांठ पे सत्याग्रह चलाएंगे ब्लॉकों में, वो करेंगे प्रोग्राम। उसके बाद 5 अगस्त को DC ऑफिस पे जो बिजली बोर्ड में JE है उनको ज्वाइनिंग को लेके ज्ञापन देंगे और उस दिन उसते DC साहब का घेराव करें। उसमें अभी मीटिंग चल रही है, करेंगे। दूसरा PTI साथियों को लेके कल CMO साहब का घेराव, उसको लेके तमाम मांग और मुद्दों पे आज हमारी मीटिंग चल रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया और पालीवाल को 6 जुलाई को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ब्रेन में सूजन के चलते भर्ती करवाया गया था, लेकिन 20 दिन चले इलाज के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि शुक्रवार देर शाम करीब 5 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और गांव ढालियावास स्थित स्वर्ग आश्रम में उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। के निधन पे मेरे पूरे जिले को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी दुखद घटना है। शायद अपने कम ही उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत नुकसान इससे हुआ है, क्योंकि वो मिलनसार थे, सबसे अच्छे से रख रखाव करने वाले थे और उन्होंने पार्टी को नई ऊंचाइयों को जिले में छुआया। इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति तो पार्टी नहीं कर सकती। और मैं तो इस अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय पालीवाल जी की आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्नान दे और परिवार और संगठन को वो शक्ति के लिए दुख झेल सके। और वैसे तो उन्होंने पूरे जीवन अपना संघर्ष ही रखा और संघर्ष में और भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे देने वाला व्यक्ति था। इसलिए आज पूरा जिला शोक संवत है उनके। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। राजस्थान की सियासत में उथल पुथल लगातार देखने को मिल रही है। राजस्थान की राजनीति में बसपा ने हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान के 6 विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस के खिलाफ अब वो वोट करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। राजस्थान की राजनीति में बसपा ने अब हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान के 6 विधायकों को व्हिप जारी किया गया है जो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है किस तरीके से बसपा ने अब खेल बिगाड़ दिया है कांग्रेस का राजस्थान में?
देखिए, बीएसपी के महासचिव हैं सतीश मिश्रा हितेंद्र जी, और उन्होंने 10th पैरा जो राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेयर लगी हुई है, जिसमें फर्स्ट प्रेयर है कि 10th पैरा के 2AB जो सेक्शन है उसमें सदस्यता रद्द करने की जो बात कर रही थी, पूरी राजस्थान की राजनीति में इस समय नया मोड़ आ चुका है। लखनऊ से जो व्हीप जारी हुई है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है, सदन के जो सभापति हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनको चिट्ठी लिखी गई है कि अगर बहुमत प्रस्ताव आता है तो बसपा के विधायक जो 6 विधायक हैं वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे, और उन विधायकों को चिट्ठी भेजी गई है, उनको व्हीप जारी की गई है। अब राजस्थान की राजनीति में इस समय एक नया मोड़ आ चुका है। अगर वो 6 विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं और इधर ये सचिन पायलट को अगर खिलाफ वोट करता है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से रोक नहीं सकता कोई। कैसे इतने विधायकों का इंतजाम करेंगे? एकदम 6 विधायकों कम हो जाना बहुत बड़ा खेल राजस्थान की राजनीति में। ये जो चिट्ठी है जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव है, उसने ट्विस्ट पैदा कर दिया है पूरे राजस्थान की जो सियासी भूचाल था। इसमें बीएसपी की चिट्ठी ने जो व्हीप जारी किया है, सतीश मिश्रा जो कि महासचिव है बहुजन समाज पार्टी के, इस चिट्ठी ने एक ट्विस्ट पैदा कर दिया है कि अब 6 विधायक कम होने से गहलोत अपनी सरकार कैसे बचाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, राज्यपाल पर, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है, तो उसके लिए कुछ जो रणनीति है वो विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है, या फिर अकेले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर कई दल मिलकर के अब इस पूरे खेल में जो है वो शामिल हो चुके हैं? देखिए, मायावती जो विरोध करती रही थी शुरू से भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन धीरे धीरे जाने अंदर क्या फैक्ट हुआ कि मायावती ने कोरोना को लेके और बहुत सारे बयान समर्थन में दिए केंद्र सरकार के। वहीं से लग रहा था कि जो एक कहीं ना कहीं जिस तरह से रणनीति तय जा रही थी, तमाम चीजें निकाली जा रही थी, शायद उसी की एक सोच है एक कि रणनीतिक कोई फार्मूला, संवैधानिक फार्मूला क्या निकाला जाए कि अशोक गहलोत जिस मेजोरिटी की बात कर रहे हैं उस मेजोरिटी को कमजोर कर दिया जाए। और उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट इस समय लखनऊ से आया। लखनऊ से जो बसपा के महासचिव है सतीश मिश्रा, उन्होंने व्हीप जारी कर दिया अपने विधायकों को। जो विधायक राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए हैं 6 विधायक, उनको व्हीप जारी कर दी कि आपको जो अगर बहुमत प्रस्ताव आता है राजस्थान में विधानसभा में विशेष सत्र में जो कोरोना के लिए सत्र बुलाया जा रहा है, तो बीएसपी की व्हीप के अनुसार आपको कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है। अब कांग्रेस के खिलाफ अगर बसपा के 6 विधायक वोट करते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि राजस्थान में जो एक कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें कहीं बहुत बड़ी अड़चन इस समय आ चुकी है। राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल है, व्हीप जारी होना, जो बसपा के विधायक है उनका वोट नहीं करना। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर त्रिशूल आपका। तो जिस तरीके से लगातार राजस्थान में हर दिन हर पल न जाने किस क्षण क्या बदलाव हो जाए और किस तरीके से क्या सियासी समीकरण वहां पर बिगड़ जाएं, वो लगातार नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं, नई नई परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, और अलग तरीके से एक राजनीतिक माहौल राजस्थान में देखने को मिल रहा है इन दिनों। और एक और अब ये नया बदलाव, नया मोड़ अब राजस्थान की सियासत में आ चुका है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।